रामकृपाल जी, पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। बीजेपी मान सकती थी, स्पीकर हमारा, डिप्टी स्पीकर उनका। और एक बात और क्लियर कर दीजिए सर, स्पीकर के इलेक्शन में व्हिप नहीं होता है, जितना मुझे पता है। ओमकारेश्वर जी को भी रखिए, स्पीकर में व्हिप नहीं होता। तो ये जो ये कर रहे हैं कि बीजेपी ने व्हिप जारी कर दी और कांग्रेस ने किसी की व्हिप मान्य नहीं होती है स्पीकर के इलेक्शन में, जहां तक सर मुझे पता है। मेरे को तो 15-16 साल का एक्सपीरियंस है संसद कवर करने का। रामकृपाल जी सर एंड राहुल देव जी। रामकृपाल जी स्टार्टिंग विद जी सर। जिस बात की आशंका थी, ये चुनाव का नतीजा आने के बाद ही वो सब सारी चीजें बिल्कुल सही होती नजर आ रही हैं। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पहले से ही ये दुंदुभी बजा चुके हैं कि हम देख लेंगे, तो नतीजा वही है। वरना अगर अध्यक्ष पद पर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मुश्किल काम था। खुद शरद पवार जी ने भी कह दिया था कि हाँ होना चाहिए, वो सत्ता पक्ष का होता है, इसमें कोई वो दो राय नहीं, और ये हो जाता। रही बात उसके साथ एक शर्त लगाने की, मैं तो बेसिक एक बात जानता हूं, अगर विपक्ष अध्यक्ष के पद पर समर्थन कर देता तो फिर बीजेपी या एनडीए के लिए बहुत मुश्किल होता डिप्टी स्पीकर का पद अपने लिए लेना, क्योंकि उसकी मैसेज जनता में खराब जाती कि भाई विपक्ष ने आपके अध्यक्ष पद का समर्थन किया तो उसको ये करना चाहिए था। लेकिन एक मौका था विपक्ष को ये कि चलिए हम अध्यक्ष पद पर समर्थन करते हैं आपका, और जब विपक्ष की बात आती, डिप्टी स्पीकर की बात आती, उस समय अगर एनडीए साथ नहीं देता तो फिर मैं कह रहा हूं कि ये विपक्ष के फेवर में बात जाती, क्योंकि मैसेज जनता को जाना चाहिए, जनता देख रही सब कुछ। लेकिन जब आपने तय कर लिया कि हम अध्यक्ष पद पर लड़ेंगे, तो जो बेनिफिट आपको भविष्य में मिलने वाला था विपक्ष को, वो आपने खो दिया, क्योंकि नतीजा आपको मालूम है। और फिर बीजेपी या एनडीए को एक बहाना मिल गया कि देखिए साहब, ये तो लड़ाई हर बात पर लड़ाई करते हैं। अच्छा, तो मेरा ये कहना है कि अगर उसको आप पॉलिटिकल एंगल से देखें, दूरदृष्टि से देखें, तो विपक्ष को अध्यक्ष पद पर समर्थन करना चाहिए था और फिर अपने डिप्टी स्पीकर की मांग पर अडिग होना चाहिए था। और अगर उस समय एनडीए धोखा देता तो मैं तय मान लीजिए कि विपक्ष इसमें जनता के, तो आप कह रहे हैं परसेप्शन वाइज दे कुड हैव प्लेड अ बेटर गेम। राहुल देव जी, आई वांट योर इंट्रोस्पेक्शन। ओके, वो कह रहे हैं कि परसेप्शन वाइज एक बेटर राजनीतिक गेम खेला सकता था विपक्ष। राहुल देव जी सर, योर व्यू पॉइंट। ओपनिंग कमेंट्स ले रहा हूं। अजय जी आ रहा हूं आपके पास, आप बोलना चाह रहे थे कुछ, इसके बाद मैं रामकृपाल जी सर, मैं रामकृपाल जी से सहमत हूं। मैं भी यही कहता कि दोनों ओर से परिपक्वता नहीं दिखाई गई, और विपक्ष के लिए ये बेहतर होता कि वो परंपरा जो अब तक एक बनी हुई है, एक अच्छी परंपरा बनी है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुनाव नहीं होता, सहमति से, सर्वानुमति से उसका चयन होता है, चुनाव होता है, ये परंपरा बनी रहती। इसमें सहयोग करके विपक्ष का फ़ायदा ही होता। और मैं समझता हूं कि इसका करने के बाद फिर डिप्टी स्पीकर के सवाल पर एक उसका नैतिक उसका बल बढ़ जाता और एक दबाव बन जाता सत्ता पक्ष के ऊपर कि वो भी परंपरा का पालन करे और अच्छी परंपरा डाले। और अभी एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने जिस सहयोग और समन्वय की बात की है, सर्वानुमति के साथ चलाने की बात की है, उसका पालन भी हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब दोनों ओर से सिर्फ एक कड़वाहट रह गई है, और मैं समझता हूँ कि इससे किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये मैं कहता हूँ कि ये दोनों ओर से, अगर ये हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ मीडिया में ना कही जाए, उस पर बयानबाजी ना की जाए, हर चीज़ पर सभी तरह के लोग बोलने ना लगें, सिर्फ बड़े लोग आपस में बैठकर फ़ोन पर या मिलकर इन चीज़ों को तय कर लिया करें, तो ये शायद इस तरह के दृश्य हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, आनंद विजय जी, ओमकारेश्वर जी। आनंद विजय जी, मैं बहुत ध्यान से आनंद विजय जी, आज मैं बोलने वाला था, डिबेट तो सारी होती है, लेकिन आज आपने लाइट बेहतर कर दी है, तो आज आपका ऑडियो खराब हो गया। ऐसा हो गया कि एक नहीं दो बार आ रहा है। ऑडियो ठीक कीजिए आनंद विजय जी का। सर कुछ बोलेंगे आप? आनंद जी, मैं तो बोल रहा हूं, जबरदस्त एको आ रही है सर। सर मैं इसको ठीक करा के दोबारा वापस आता हूं। ओमकारेश्वर जी, ओमकारेश्वर जी सर, योर व्यू पॉइंट। ओमकारेश्वर पांडे जी।
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सर्वानुमति की बात और जो परंपरा की बात है, उसकी जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा रूलिंग पार्टी पर होती है। और ये शुरुआत होती है प्रोटेम स्पीकर के चुनाव से। जब आपने एक वरिष्ठतम सदस्य, जो परंपरा रही है कि वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा, उसकी जगह पर आपने एक दूसरे व्यक्ति को यह कह के बनाया कि वहाँ पे वो कंटिन्यूअस 8 बार उनका नहीं था, उसमें ब्रेक था, और आपने हवाला दिया कि हम वेस्टमिंस्टर पॉलिसी को, सिस्टम को फॉलो करते हैं यूनाइटेड किंगडम के। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत ब्रिटिश के वेस्टमिंस्टर पॉलिसी को फॉलो नहीं करता, क्योंकि वहां पॉलिसी ये भी है कि वंस यू आर ए स्पीकर यू ऑलवेज बी ए स्पीकर। हम उसको फॉलो नहीं करते। यहाँ पर स्पीकर पॉलिटिकल पार्टी लाइन से ऊपर नहीं होता, वो चुनाव भी लड़ता है, वापस आता है। ओम बिरला जी को ही देख लीजिए, मैंने कहा ना स्टार्ट में थे, चुनाव लड़े और वापस सिविक्स की किताब में अलग होता है, प्रैक्टिकली अलग होता है। वो उसके बाद या तो चुनाव नहीं लड़ता, या अगर वो लड़ता है तो उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता। तो वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर के हम ब्रिटिश पॉलिसी को फॉलो नहीं करते, इसलिए उस वेस्टमिंस्टर का हवाला देके आपने इनको जो खड़ा किया प्रोटेम स्पीकर के तौर पे, उससे मुझे लगता है कि विपक्ष जो है वो सतर्क हो गया है। पहली बात। दूसरी बात ये कि आप कहते हैं परंपरा, अगर स्पीकर के उसमें मान जाता विपक्ष तो शायद डिप्टी स्पीकर पे उनको नैतिक जिम्मेवारी। अरे नैतिक जिम्मेवारी तो पिछली लोकसभा में भी थी। पिछली लोकसभा में तो डिप्टी स्पीकर बनाया ही नहीं, उस समय ये नैतिकता कहाँ गई? दरअसल इन सब चीजों से विपक्ष डरा हुआ है, और इसीलिए वो परंपरा के खिलाफ, जानते हुए भी कि इस पर नहीं होनी चाहिए लड़ाई, लेकिन आप चूंकि तैयार नहीं, ये शर्त इसीलिए रखी। राहुल गांधी ने साफ कहा था कि अगर आप डिप्टी स्पीकर पर मान जाते हैं, और ये शर्त रखने की जरूरत क्या थी? अगर पिछली लोकसभा में डिप्टी स्पीकर ईमानदारी से विपक्ष को दिया गया होता तो इस बार शर्त रखने की जरूरत नहीं होती। मुझे लगता है कि विपक्ष इसलिए इस बारे में सामने के सुरेश को खड़ा करके वो एक तरह से इलेक्शन कराना चाहता है, और उसके बाद फिर डिप्टी स्पीकर के उस पे क्या होता है ये आगे देखने वाली बात है। अजय आलोक जी, नाउ यू वांट टू कम इन। अनुराग भदौरिया आल्सो ऑन है। अजय आलोक जी, आप कुछ कह रहे थे उस समय अनुराग जी के बाद। दानिश भाई आ रहा है उसके बाद सीधा आपके पास। हाँ, मैं 2-3 बातें कहता हूँ। मैं ओंकारेश्वर जी को बस ये कहना चाहता हूँ कि ओंकारेश्वर जी, बर्थडे पार्टी नहीं बनाई जा रही है कि रिटर्न गिफ्ट देना आवश्यक है। स्पीकर का चुनाव है, देश के स्पीकर का चुनाव है, लोकसभा चलानी है। रिटर्न गिफ्ट डिप्टी स्पीकर का मांगे तब हम बर्थडे पार्टी मांगेंगे, ये तो कोई शर्त नहीं होती है ना। लोकतंत्र में, लोकतंत्र के मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी का पद हम लोग चुनने जा रहे हैं, उसमें चुनने की नौबत नहीं आनी चाहिए। खैर, ये अपनी राजनीतिक परिपक्वता की बात है। कांग्रेस ने ऐसी परिपक्वता दिखाई है, पहली बार नहीं। मैं बोल लूं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में। अनुराग जी होल्ड ऑन, आ रहे हैं एक एक करके। अनुराग जी, मैंने अभी नहीं, इनको क्या लगता है हर चीज में? मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था राजनीतिक ढीठता। राजनीतिक ढीठता, मैंने पहले कहा था राजनीतिक ढीठता। आपको जब पता है कि आपके पास नंबर नहीं है तब भी आप वो काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपका मकसद हंगामा फैलाना है, कैओस फैलाना है, कंफ्यूजन फैलाना है, आपको काम नहीं करना है। 2019 में अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, पता था कि नंबर नहीं है तब भी लेके आए अविश्वास प्रस्ताव, मीडिया की सुर्खी भरेंगे दिन भर। 24 में नहीं था नंबर तब भी अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, क्योंकि पता था कि हारेंगे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और जब वोटिंग के पहले ही भाग गए। तो ये सब राजनीतिक ढीठता है ना। स्पीकर में पता है नंबर नहीं है, तब भी स्पीकर का कैंडिडेट आप दे रहे हैं। तो ये आप लोकतंत्र को बढ़ा रहे हैं या लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं? ये आप सब जितने गणमान्य व्यक्ति लोग हैं, जर्नलिस्ट लोग हैं, इस पर खुद अध्ययन कीजिए। मैं तो ये कहूंगा अनुराग भदौरिया से कि अनुराग भदौरिया, हिम्मत है, अनुराग घोषित करिए कि आप संविधान में बिल्कुल आपका 100% यकीन है, 100% यकीन है, और आप बाबा साहब के संविधान को मानते हैं।